चलिए, नेक्स्ट आता है आपका संथालों का विद्रोह। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। पीसीएस एग्जाम में भी मैंने देख चुकी हूँ और आपकी यूपीएससी के अंदर भी काफी पहले जो आपका एक क्वेश्चन आया था। ये जो संथालों का जो विद्रोह था ये चला था आपके 1855 से लेकर 1856 तक, मतलब आपकी जो 1857 जो रिवॉल्ट थी उससे जस्ट पहले जो है आपका संथाल विद्रोह चला था। और किसके बीच में था, तो एक्चुअल के अंदर ये जो विद्रोह था ये वनवासियों की जीत में था। मीन्स जो जंगल के अंदर जो वनवासी जो रहते हैं, जो वनों में रहते हैं, उन्हों की हुआ था। और कहते हैं कि 1757 की जो प्लासी की युद्ध हुई थी, जो प्लासी जो बैटल हुआ था, उसके बाद में अंग्रेजों ने बहुत सारे सशस्त्र संग्रह जो है उनके संघर्ष हुए थे, मीन्स आर्म रेबेलियंस उनके हुए थे। लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे जितने भी जो थे ये वाले जनजातीय लोग थे या वनवासी लोग थे, उन्होंने भी जो है काफी साथ जो है उनका संघर्ष किया था। और कहते हैं कि इन वनवासियों ने अंग्रेजों के अंदर इतनी ज्यादा जो है उनको डिफिकल्टीज जो है उनके लिए क्रिएट कर दी थी, डेवलप कर दी थी कि उनका चलना जो है दुर्लभ हो गया था। अब इसके अंदर एक चीज बड़ी अजीब सी बताई है। कहते हैं कि कुछ स्थानों कुछ जगह पे जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने वनवासी, मतलब ये जो थे ना जो जंगल में जो लोग रहते थे जनजाति वगैरह, मतलब इतना तक कर दिया था कि इनके सिर काट के लेके आओगे कोई भी तुमको इनाम देंगे, मतलब इतनी बुरी हालत जो है कि कर दी थी। अब ऑब्वियसली बात है अगर इतना ज्यादा जो है क्रूर उनके साथ में किया जाएगा तो नो डाउट आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी, मतलब वो रेबेलियन तो स्टार्ट हो गई थी। तो उसी का ही नतीजा था। और इन्होंने फिर काफी जो है धार्मिक झगड़े हुए थे, किसानों की बगावतें हुई थी। और इस टाइप से जो है ये संघर्ष जो है संथालों का संघर्ष एक बहुत ही अद्वितीय या एक बहुत ही बड़ा जो है उनका नाम हुआ था। अब इनके बारे में एक थोड़ी सी कुछ स्टोरी बताइए कि मतलब ये कहाँ जो बेसिकली जो है ये संथाल जो जनजाति थी ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती थी। तो ये आधुनिक जो हमारा अभी छोटा नागपुर है उसके दक्षिण में जो है ये संथाल लोग पाए जाते थे। और पहले कहते थे कि ये जितने भी जो मुस्लिम आक्रमणकारी से थे उन्होंने इन्होंने टक्कर ली थी पहले। उसके बाद में धीरे धीरे जो है मुस्लिम से भी अंग्रेजों से भी जो उन्होंने टक्कर ले ली थी। और कहते हैं कि 1793 के अंदर जो स्टार्टिंग में आपको ध्यान है कि 3 सिस्टम हुए थे, जो रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और जो आपकी स्थायी बंदोबस्त था। तो ये भी लोग भी जो है उनसे काफी परेशान हो गए थे, जमींदारों से काफी परेशान हो गए थे। और बाद में यहाँ से जो अभी का जो छोटा नागपुर है वहां से उनको निकालने के बाद में जो है उनको राजमहल की पहाड़ियों में जो है उनको धकेल दिया था। और उसके बाद वहीं से जो स्टार्ट कर दी थी। और फिर जब ये राजमहल की पहाड़ियों में रहने लग गए थे तो वहां पे उन्होंने काफी एफर्ट्स किए, सब कुछ किए। और वहां की जो जमीन थी क्योंकि उस टाइम पे इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन उसको काफी उपजाऊ जो उनको फर्टाइल उन्होंने बना दिया था। और कई जगह जो है जमींदारों से उन्होंने दावे करवाए और अच्छा उन्होंने करवाया। और उसके साथ में उन्होंने नील की खेती भी की थी। और रेलवे अधिकारी वगैरह जो है उनकी मनमानी करते थे। और आपने देखा होगा मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे नील की खेती और इससे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो औद्योगिकरण हुआ था ब्रिटेन के अंदर, तो उसका जो है उन्होंने फायदा पूरा यहाँ से उठाया था। और क्योंकि छोटा नागपुर का जो एरिया था वो ये आपका बांग्लादेश और ये बंगाल वाला आ गया, वहां पे जो है नील की खेती और ये जो कपास और ये सब काफी होता था। तो इनसे भी जो है काफी ज्यादा हो गया था। दूसरा ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, उनको हमें पता है कि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है लैंड से ही मिलती थी। तो नो डाउट जो लैंड से रेवेन्यू मिल रही है और जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, तो जब ये लोग रह रहे हैं वहां पे तो फिर रेवेन्यू कहाँ से देंगे। मतलब एक होता है ना, अगर आप कृषि कर रहे हैं तो आप रेंट देंगे, लेकिन आप खुद वहां पे रह रहे हैं तो फिर आप कैसे रेंट देंगे, खाली जगह का रहना तो देंगे नहीं। तो इसलिए जो है अंग्रेजों के साथ में जो है इनकी लड़ाइयाँ हो गई थी। और धीरे धीरे कहते हैं कि 1855 टू 56 ये पीरियड इनका ऐसा था जब बहुत ज्यादा जो है ये लड़ाइयाँ जो है, मतलब ये जो सशस्त्र विद्रोह जो कहते हैं, ये आर्म रिबेलियन इतना ज्यादा ये बढ़ गया था कि बहुत सारी जगह पे हो गया था। जिसमें इनके जो प्रमुख नाम थे वो थे आपके भागलपुर, मानभूम, राजमहल की जनजाति, काफी लोगों ने इसमें भाग लिया था। और ये जो स्टार्टिंग में जो हुआ था, इनकी एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी उन्होंने बता रखी है कि 4 भाई थे एक इन्हीं के, जिसका नाम है सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। राइट, 4 भाई हैं ये संथाल की जो थे। इन्होंने कहते हैं कि इस लड़ाई को जो लीड किया था वो इन चारों भाइयों ने किया था। और ये जो लड़ाई थी, मतलब उस टाइम पे भी सोचिए कि आप 1855 के अंदर 400 गांव उस एरिया के, जो छोटा नागपुर का भी जो है वहां पे 400 गांव ऐसे थे जहां पे इन लोगों ने पूरे जितने भी जनजाति लोग थे उन्होंने धनुष, क्योंकि ये लोग तो ये यूज करते हैं तीर कमान, धनुष, भाले वगैरह यही सब यूज करते हैं। तो वो सब यूज करके इन्होंने जो है बहुत सारी जो है लड़ाइयां वगैरह स्टार्ट कर दी थी। और इसको सबसे पहले जो है लीड किया था ये सिद्धू और कानू, जो स्टार्टिंग के 2 भाई थे ना, जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा सिद्धू, सेकंड कानू, थर्ड आपका चांद और भैरव। तो इन दोनों ने शुरू की थी। और तब इन्होंने कह दिया था कि हमारे ऊपर जो है कोई भी सरकार नहीं है, हमारा एरिया के जो है हम ही जो है, चाहे जमींदार हो चाहे सरकार हम हो, हम हमारे ऊपर जो है किसी को भी नहीं आने देंगे। और लेकिन ये जो लड़ाई थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो है इन दोनों की जो है डेथ हो गई थी।
और उसके बाद में ये जो है एक और स्टोरी इनके बारे में कहते हैं कि एक छोटी सी घटना हुई थी। एक दीसी नामक एक जगह थी वहां पे। उन्होंने कहते हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मतलब ये एक स्टोरी ये कह सकती है कि ये लड़ाई जो है उसको कहते हैं ना, आग कहीं ना कहीं से मिलती है। तो एक तो पहले इनका रेबेलियन जो था, इनका जो आक्रोश था वो कहाँ से पैदा हो रहा था कि ब्रिटिशर्स थे वो इनको जंगलों से हटा रहे थे, राइट। दूसरी चीज इनके अंदर क्या आई थी वो स्टोरी से आती है। वो एक्चुअली क्या था, कहते हैं कि डीसी नामक एक स्थान, एक जगह थी, वहां पे कोई ब्रिटिश ऑफिसर था, वो वहां का एक थानेदार था, मतलब यही उस वहीं पे नाम थी। और कहते हैं कि ये जो तो जो संथाल कैदियों को ले जा रहे थे, मतलब जितने भी जो थे ना, कि जो ऐसे लोग हैं जो रेबेलियन कर रहे हैं, उनको वो पकड़ के ले जा रहा था वो थानेदार जो था। तो उनको जो है ये जो दो भाई थे सिद्धू और कानू, जो स्टार्टिंग मैंने कहा, इन्होंने उन दोनों को देख लिया। और जैसे उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको छुड़ाने को उनको बचाया और वो जो थानेदार था उसको मार दिया। तो जैसे ही उस थानेदार को उन्होंने मारा तो बस वो बगावत हो गई और अंग्रेज जो है इनके अगेंस्ट में हो गई। और इसमें जब इनको मारा, और मतलब इसमें इस बीच जो है ये जो दोनों भाई थे सिद्धू और जो कानू है, इनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद से जो संथाल थे वो काफी ज्यादा इनके अगेंस्ट हो गए थे। और इसी के बाद से जो है कहते हैं कि इनके बीच में जो रेबेलियन स्टार्ट हुआ ये तभी से हुआ था। और उस रूप में फिर बाद में इन दोनों की डेथ के बाद में इनके जो बाइकी के जो दो भाई थे चांद और भैरव, उनको जो है फिर ये जो संथाल जो समुदाय, ये जो मतलब एक सशस्त्र कहानी जो हम संथालों की बात कर रहे थे, एक्चुअली में ये जैसे कहते हैं ना कि हर एक लड़ाई को एक आवाज मिलनी चाहिए, एक चिंगारी मिलनी चाहिए। तो ये जो चिंगारी जो स्टार्ट हुई थी ना, उसके लिए बड़ी अच्छी एक वो कहते हैं ना लोक कृति, नहीं लोक कृति क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है, मतलब वो वहाँ के लोकल लोगों ने जो कही है, मतलब हमें नहीं पता कि एक्चुअल में सही है या गलत थी, बट हाँ वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो बताते हैं कि कहते हैं कि वहाँ पे जो है एक छोटी सी घटना हुई थी। एक डीसी नामक एक जगह थी वहाँ पे, और वहाँ पे जो है एक जो थानेदार जो था डीसी नामक पे, वो ब्रिटिशर एक था। और कहते हैं कि ये जितने भी जो मतलब कहते हैं ना, क्योंकि रेबेल स्टार्ट कर रहे हैं तो विद्रोह कर ही रहे हैं, तो उन लोगों को जो है ये कुछ ऐसे पकड़ के लेके जा रहे थे, पकड़ के लेके जा रहे थे वहां पे पानी, पकड़ के लेके जा रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि ये जो दो भाई थे जिनका नाम मैंने बताया सिद्धू और कानू, उन्होंने देख लिया कि भैया तो हमारी कास्ट के लोग जो हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इनको ये पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने छीना झपटी के अंदर जो है वो जो थानेदार था उसको मार दिया। तो मतलब वो थानेदार तो मरा नहीं, लेकिन ये कि सिद्धू और कानू को जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो उससे जो है ये जो सिद्धू और कानू को भी गिरफ्तार कर लिया। तो उससे वजह से जो वहाँ के जो संथाल लोग थे वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, और कहते हैं कि उन्होंने उसी वक्त जो है गुस्से के अंदर आकर के सबने जो है उसको थानेदार को मार दिया। और जैसे ही हमें पता है कि ब्रिटिश जो थे उनकी खासियत थी कि वो हम लोगों को मार दे तो चलता था, लेकिन हम लोग उनके एक सिपाही को भी मार दें तो वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। तो जैसे ही बस उसके थानेदार को मारा नहीं कि वो हमारे अगेंस्ट में हो गए, और फिर जैसे ही हमारे अगेंस्ट में हो तो यहीं से जो ये संथाल विद्रोह की जो हम एक कहानी जो शुरू करें, यहीं से एक बेस जो है को यहाँ से मिला था। और इसके बाद ये जो थे, क्योंकि उन दोनों को वहां से छुड़वा दिया, और जो सिद्धू और कानू था उनको इन्होंने संथाल जो इनकी कम्युनिटी थी उसके अंदर उनको राजा बना दिया, और जो इनके जो भाई थे उनको चांद और भैरव, उनको एक सेनापति के रूप में जो है उन्होंने मना लिया था। और कहते हैं कि उस टाइम पर ये जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के बीच में संथालों के बीच में, मतलब बहुत जो है किताबों के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत अकेडमीज में जो है ये नहीं पढ़ाया जाता है, बट वो इतनी बड़ी लड़ाई थी। और ये जस्ट बिफोर द 1857 रिवॉल्ट। कहते हैं कि कहने को वो लोग वनवासी थे, कहने को वो लोग छोटा सा एक कम्युनिटी थी, लेकिन 60,000 से ज्यादा लोगों की जो विशाल सेना थी। अब सोचिए 60,000 लोग, और उनके पास में वही भाले वाले सब कुछ उसके अंदर है। और उन्होंने अपनी जिला, जो उनका पूरा जिला था, जैसे मैंने कहा कि छोटा नागपुर, अभी का जो छोटा नागपुर है वो वहां पे उधर जो है जंगल में रहते थे। 1500 से लेकर 2000 तक की जो है छोटी छोटी टुकड़ियां उन्होंने बनाई थी, मतलब बहुत प्लान वे में जो है उन्होंने लड़ाई की थी, मतलब तुम इधर से आओ, तुम उधर से, एक टुकड़ियां उन्होंने जो है कर दी थी। और इससे उन्होंने क्या किया, जितने भी जो अंग्रेजों की जो बस्तियां थी, जो उनके ऑफिस थे, उन सब पे जो है उन्होंने हमला कर दिया, वहां पे जो जितने भी जो अंग्रेज थे उनको मार दिया। और उस टाइम पे जो उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश हो, क्योंकि जमींदार जो थे वो भी उनके वो थे, पपेट थे, जैसे बोलते वही करते थे। महाजन जो थे वो भी उन्हीं के थे, और अंग्रेज तो थे ही। तो जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश हो, ये नारे वो लगाते गए, और जितनी भी जो इनकी बस्तियां आती गई उन सबको जो है ये मारते चले गए थे। और कहते हैं कि उस टाइम पे जो है एक कैप्टन थे जिनका नाम था फगान, उनके नेतृत्व में जो है एक पैलापुर एक नगर नामक एक जगह थी उस टाइम पे। मतलब क्योंकि देखिए
ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इसका मतलब इस लड़ाई को उन्होंने वहां पे दबा दिया होगा। तो मतलब दबे थे छोटे छोटे विद्रोह, खड़े हुए फिर दबा दिया, खड़े हुए फिर उनको सप्रेस करके उनको दबा दिया। तो नो डाउट ये भी दबा दिया था। और ये किसके अंडर में लीड किया था? तो उस टाइम पे तो एक कैप्टन था फगान, उनके नेतृत्व में जो है अंग्रेज सेना जो थी और उसको दबा दिया गया था। और कहते हैं कि ये इतना आक्रमण था कि 500 से ज्यादा सैनिक जो है इसके अंदर भेजे गए थे इस पेलाकू नामक पे। और उसमें चुकानू सहित जितने भी जो ये संथालों के जो प्रमुख नेता थे, उनके भाई वगैरह थे, उन सबको जो है मार दिया गया था। और कहते हैं कि संथाल सेनाओं का संघर्ष जो है अंग्रेजी सेना से पकौड़ और महेशपुर में हुआ था। ये जगह कुछ नाम ऐसे हैं। और 15 जुलाई को महेशपुर संघर्ष में संथालों की भारी हानि हुई थी और जिसमें 200 से भी ज्यादा जो है संथाल सैनिक मारे गए थे। फिर एक और जो है स्टोरी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि कर्नल बर्ड, बर्ड उस टाइम पे एक नाम था, जो कि क्रांति के दमन के लिए जो आया था, मतलब एक हुआ फिर दूसरे खड़े हो गए। तो उन्होंने कहते हैं कि उस टाइम पे भी उन्होंने संथालों को कहा कि भैया देख लो, या तो अपना आत्मसमर्पण कर दो, तुम लोग सरेंडर कर दो, वरना फिर हम जो है कुछ और कर देंगे। और हम हमारे इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं कि मार्शल लॉ जो था वो सिर्फ जलियांवाला बाग के टाइम पे लगा था, लेकिन एक्चुअल के अंदर मार्शल लॉ इस टाइम पे भी लग गया था। सोचिए आप, मतलब मार्शल लॉ कोई नया नहीं था उस टाइम पे, इस टाइम पे भी जो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। और धीरे धीरे जितने भी जो संघर्ष थे वो धीरे धीरे उनके खत्म होते गए, वो संथालों को मारते गए थे। और इसके बाद कहते हैं कि संथाल जो है परगना के नाम से जो है मशहूर किया गया। और संथालों का जो विशेष सुविधाएं जो थे, बहाने थे, उनको जो है एक वो जो पर्टिकुलर एरिया था उसको एक्सक्लूडेड एरिया के नाम पे जो है डिक्लेयर कर दिया था। तो ये थी उनकी मैम स्टोरी। मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ जो हमने जलियांवाला बाग में पढ़ा था कि आप 4 से 5 जने कहीं पे भी आप एक साथ ग्रुप में दिखाई दिए तो आपको देन एंड देयर आपको शूट कर देंगे। जो अभी हम कहते हैं ना वो 144 धारा कि आप एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। मार्शल लॉ में था कि ना तो आप खड़े हो सकते हो, और खड़े हो गए तो आपको देन एंड देयर आपको शूट कर देंगे और आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो आप। तो ये संथालों के टाइम पे भी जो है मार्शल लॉ को लगा दिया था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो संथाल ये जो विद्रोह था तो किसके लिए था? तो जितने भी जो वनवासी लोग थे उनके लिए था। और क्योंकि अंग्रेजों ने जो है उनके वनवासियों के जितने भी हमें पता है कि उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो सारे जंगल से बने होते हैं, उनका लाइवलीहुड उसी के ऊपर टिका होता है, चाहे वो खाना है, चाहे रहना है, चाहे उनके भगवान है। क्योंकि हम बहुत सारी किताबों के अंदर हमने पढ़ा है कि जितने भी जो वनवासी होते हैं वो अपने धरती को या जंगल को जो है अपने देवता मानते हैं, वो बहुत ढंग से पूजा करते हैं। और कहते हैं कि वो जो भी कुछ खाते हैं पहले वो धरती को समर्पित करते हैं। और उनको ये लगता है कि मतलब हम लोग इतना नहीं मानते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा जो है अपने जंगल को इतना पूजनीय मानते हैं। उनको लगता है कि जो हमें आसरा दे रहे हैं तो वो वही उनके लिए भगवान है। मतलब वो एक नेचर जो है उसको गॉड को मानते हैं, ना कि वो मूर्ति पूजा को मानते हैं। काफी इनके बारे में वो है। तो ये उनके बारे में था। तो अगर हम देखें कि ये अगर ये जो ब्रिटिश सरकार ने इसको विरोध को दमन कर दिया तो दमन नहीं हुआ था, ये देखना अभी आगे वापस ये लड़ाई जो है आगे वापस से किसी और नाम से आएगी। तब मैं आपको याद दिलाऊंगी, तब याद रखना स्टोरी को, राइट। नेक्स्ट आती है आपकी मैम कूका आंदोलन। कूका आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। यस सरिता। मैम संथाल विद्रोह को ना मूल विद्रोह भी बोला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके कूका आंदोलन। तो कूका मैम आंदोलन संथाल विद्रोह मूल विद्रोह भी बोला जाता है। सरिता आप मैसेज कर दो, मुझे को समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। अब आ रही मैम? मैम वो हाँ, कह रही है फूल विद्रोह भी कहते हैं संथाल विद्रोह को। हो सकता है आपने कहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा है, इस बुक में तो नहीं लिखा है। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका झांसी। आता है कूका आंदोलन। नाम से मालूम पड़ रहा है कि कूका मतलब बहुत सारी चीजें आप सोचना कि एक अंदाजा लगाना कि कूका आंदोलन आपने देखा होगा। अगर आपके पंजाबी कोई फ्रेंड है या सदा कोई फ्रेंड है तो कुकी, कूका, काका ऐसे वर्ड्स जो है पंजाबी लोग काफी यूज करते हैं। तो इसका नाम मतलब अंडरस्टूड हो रहा है कि ये जो आंदोलन था ये जो है पंजाब के अंदर हुआ था। और इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको नामधारी मिशन भी कहा जाता है। मतलब कूका आंदोलन और नामधारी मिशन एक ही थे, ये अलग अलग नहीं थे। और इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने देशभक्ति के आंदोलन। और इसको लीड किया था उस टाइम पे इनका नाम था बालक सिंह के शिष्य थे राम सिंह। राम सिंह के बारे में आपके एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन आता है। तो ये जो थे बालक सिंह के शिष्य थे राम सिंह।
और उन्होंने कहते हैं कि बहुत ही सीधे साधे से व्यक्ति थे, और इनके बारे में अगर हम राम सिंह की ऑटोबायोग्राफी के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ जेंटलमैन थे, जिनके पापा का नाम था सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, और दूसरे कहते हैं कि बहुत ही गरीब परिवार से थे। और अगर आपने जैसे मैं आपको जब आपका प्लासी का युद्ध जब मैं आपको पढ़ा रही थी, प्लासी और बक्सर युद्ध पढ़ा रही थी, उस टाइम देखिए कि जो आंग्ल सिख जो युद्ध हुए थे उसके अंदर जो है इन्होंने प्रमुख सेना के रूप में जो है इन्होंने भाग लिया था। और लेकिन बाद में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में जो है पंजाब की से जब ये तेजी सिंह की दशा इनकी जब खराब हुई, तब जो है ये थोड़े से ये उन्होंने अंग्रेजों के साथ में इन्होंने अपना विलय कर लिया था, उनके साथ में मर्ज हो गए थे। कहते हैं कि ये जितनी भी जो उस टाइम पे जो महंत वगैरह थे, उनकी जितनी भी जो एक्टिविटीज वगैरह थी, क्योंकि वो अंग्रेजों की थी और बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन और करप्शन का करती थी, तो उन लोगों से जो है बहुत ज्यादा ये परेशान हो गए थे। और दूसरी इनका ये था कि हिंदू और जो सिख थे उनके अंदर बहुत जो है एक कट्टर जो है एक वो कहते हैं ना एक बिलोंगिंगनेस जो है उस टाइम पे थी। तो कहते हैं कि उस टाइम पे रानी जिंदा, दीवान मुलराज, भाई महाराज सिंह, महाराजा दलदीप सिंह और ये सारे ऐसे थे कि जिन्होंने अंग्रेजों के लिए जो दुर्व्यवहार जो किया था उसके बारे में काफी आवाज उठाई थी। और ऐसे जो है एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ये नाम जिनको बताया मैंने, जिसने इस क्रांति को लीड किया था, ये भाई राम सिंह, उन्होंने अपने जो गुरु थे, जो मैंने कहा था कि बालक सिंह के जो है ये शिष्य थे ये, तो उनसे आशीर्वाद लेकर कहते हैं उन्होंने अपनी एक लड़ाई शुरू की थी उसका नाम है हजरू नामक जगह से जो है उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, और उसके बाद में जो कि लुधियाना के पास थे, और वहां से जो है उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी। और कहते हैं इनका जो मेल जो था, मतलब जैसे होता है ना कि गुरुद्वारा जो पंजाबी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो उनका बस यही था कि एक सिंपल से जीवन में रहना है, सरल रहना है, और घरों के अंदर जो है चंडिका का पाठ होना चाहिए, नाम जप होने चाहिए, मतलब जो गुरुद्वारा इनके जो नाम होने चाहिए हैं, आशा दीवार होनी चाहिए, गुरुवाणी पढ़नी चाहिए, या गरीबों को लंगर देना चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जितने भी जो हमारे फॉलोवर्स हैं उनको कहा कि भाई आप सबकी सब जो है सफेद पगड़ी पहनिए, सफेद कपड़े उनको पहनिए, और सफेद उनकी माला जो है सब पहनिए। और मतलब ये था कि जितने भी ज्यादा जो ये स्वदेशी वस्त्र होते हैं उनको जो है हमें धारण नहीं करना है। और जितने भी जो ये जो सोशल लेवल्स थे उस टाइम पे, चाहे हम इनकी दहेज प्रथा थी या विवाह प्रथा थी या दूसरे खर्चे थे या कन्यावत थी, इन सबको जो है उन्होंने दूर करने के लिए कहा था। और उसके साथ में जो ये वेस्टर्न जो कल्चर था उसको भी जो है इन्होंने काफी उसका उपहास किया था, मतलब उसका भी विद्रोह उन्होंने किया था। कि उस टाइम पे जितने भी, जैसे मैं आपको कल भी कहा था कि ये जो रेल और डाकतार वगैरह जो थे, 1857 की क्रांति में भी बहुत बड़ा एक रीजन बने थे धार्मिक की, ब्राह्मणों को उसको यूज नहीं करने दे रहा था, तो यहाँ पे भी जो थे उनको यूज नहीं करने दे रहे थे। और इससे उन्होंने जो है काफी उनमें किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टोरी उन्होंने यहाँ पे बताई है, वो है कि 5 अप्रैल 1863 की। वो स्टोरी ये है कि एक जगह थी वहां पे, सियालकोट के चीफ कमिश्नर थे मैकनोबे। उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि वो ईसाइयों के जो है आपके पक्षपाती थे, लेकिन उन्होंने शिकायत की थी कि राम सिंह जो है अगर अपने 400 अनुयायी के साथ अगर रात को सैनिक कवायद कराता है तो वे किसी भी आदेश का उसको मानेंगे नहीं। बट इतना ज्यादा नहीं हुआ था। उसके बाद में एक और स्टोरी इनके बारे में कही जाती है, क्योंकि पंजाबी इसका कहते हैं कि ये लोग भले कट्टर होते हैं, लेकिन एक तरह से इनके जो रिचुअल्स होते हैं वो बिल्कुल ब्राह्मणों जैसे होते हैं, कि मीन्स ये मांस वगैरह खाना नहीं खाना। तो लेकिन अंग्रेजों ने जो है इनके विरुद्ध जो है काफी किया था। कहते हैं कि 1754 में लाहौर के अंदर जो कुछ नामधारी जो सिख थे, जिसके अंदर अमृतसर हरमिंदर साहिब के दर्शन करने वहां पे जा रहे थे, और कहते हैं वहां पे सरदार जस्सा सिंह जो अहलूवालिया थे, उन्होंने कुछ यात्रियों को देखा कि वो गौ हत्या जो है कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि वो गौ हत्या कर रहे हैं, तो उन्हें जितने भी जो बूचड़ खाने थे, ठीक है, जहाँ पे ये जानवरों को रखा जाता है, उन सबको जो है उन्होंने बंद करवा दिया था। और कहते हैं कि इस टाइप से जो है उन्होंने पूरा प्रतिबंध लगा दिया, और हिंदू सिख और मुसलमानों के बीच यहीं से जो है एक लड़ाई जो है आपकी पैदा हो गई थी। बट बहुत ज्यादा बस नहीं है कि फिर उनको मार दिया गया था। एक और स्टोरी उन्होंने बताई है, देखिए स्टोरी ये थी कि लुधियाना के जो कमिश्नर का जब मैं नाम बता रही हूँ, एक दूसरी स्टोरी है कि उन्होंने नामधारियों के विरुद्ध जो है बहुत उन्हें कुछ गंदी गालियां दे दी कि नहीं तुम लोग तो बेकार हो, ऐसे ही हुआ है। तो सिर्फ बोलने मात्र से ही उस समय जो एक छोटे से बालक का नाम था ये, तो कहते हैं कि दोनों हाथों से उन्होंने उसकी वो जो ऑफिसर था, जो अंग्रेज था, उसकी दाढ़ी पकड़ी
और उसने मार दिया। और जैसे ही उसको मारा तो जितने भी जो कूका जो थे, मतलब ये जो पंजाबी लोग थे, कूका लोग जो थे, उनको फांसी पे चढ़ा दी। और एक साथ बिना किसी मुकदमे के, मतलब कुछ भी उन पे कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। और कहते हैं कि एक साथ जो है 68 कूकाओं का बलिदान जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अद्भुत था, कि मतलब पहली बार जो है इतने सारे लोगों ने जो है बलिदान दिया था। तो हम इतना नाम सुनते हैं कि 1947 की क्रांति में इतना बलिदान हुआ, लेकिन ये जो बलिदानों की जो कहानी थी, ये 1857 की क्रांति से पहले से चली आ रही है। लेकिन वो ये कि इतिहास में इनको इतना दर्जा नहीं मिला, कुछ कुछ को मिला तो उसको सब जानते हैं, जिनको नहीं मिला तो ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है कि 68 जो कूका लोगों ने थे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने जो है अपना बलिदान दिया था। और कहते हैं कि कूका आंदोलन के बलिदान की चर्चा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में हुई थी, कि भाई वहां पे इंडिया के अंदर जो है ऐसे ऐसे लोगों ने जो है अपना बलिदान दिया है। और इसके दोषी जो है उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को लगाया था कि उनकी वजह से हुई है, जिनको दंड नहीं दिया गया है। इसके विपरीत भाई राम सिंह को 1818 के जो बंगाल रेगुलेशन जो थर्ड था, उसके अंतर्गत भारत से निर्वासित कर उनको बर्मा भेज दिया गया था। और जहां 1885 में जो है उनकी 61 की ईयर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से जो है ये नामधारी आंदोलन जो है बाद में भी चलता रहा, और कूकाओं की गूंज जो थी वो भारत के भावी क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। तो सिंपल अगर मैं इसको शॉर्ट को समराइज करूं तो कूका आंदोलन एक नामधारी आंदोलन था। किसका था? तो सिख समुदाय का इसमें था। क्यों इन्होंने शुरू किया था, किसने इसको लीड किया था? तो ये बालक सिंह के जो शिष्य थे श्री राम सिंह, उन्होंने शुरू किया था। और क्या था इनका? तो यही था कि अंग्रेजों के साथ में जो है इन्होंने काफी वो की थी। और दूसरी जो थी वो ये भी जितना भी है, वो सिर्फ एक सिंपल सी लाइफ लोग चाहते थे। इनको अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं था। उनको बस ये था कि लोगों को आसानी से आप जीने दीजिए। और सिख संप्रदाय जो बहुत एक सिंपल और वैसे है कि बस घर पे पूरे दिन जो है पाठ होना, गुरु का नाम होना, घरों में चंडी का पाठ होना, लंगर जपना, सिर्फ वो सिंपल उसको जो चाहते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने जो एक वो जो किया था, मतलब विद्रोह किया था या गौ हत्या, ये सारी चीजें जो की थी, उसकी वजह से जो वो विद्रोह हो गए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने 68 लोगों ने जो है अपना बलिदान दे दिया था। तो इट वाज सो सिंपल, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं वासुदेव बलवंत फड़के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारे इतिहास में इनका नाम देखा जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा जो है भारत से निकालकर स्वराज्य स्थापना का स्वप्न देखा था। हम देखिए, हम 1947 की जब हम क्रांति का टाइम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, स्वराज्य वर्ड वहां से आया है। लेकिन एक्चुअल में देखो, स्वराज्य वर्ड आपके 1845 में भी जो है आपकी स्वराज्य वर्ड की जो है एक आ गई थी। और कहते हैं उस टाइम पे जो है देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और फड़के का जन्म, अगर फड़के के बारे में हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1845 में महाराष्ट्र के कुलावा जिले के शिरनोट ग्राम में हुआ था। और इनके जो पापा थे वो थे आपके बलवंत राय, तथा इनकी मम्मी का नाम था सरस्वती। और कहते हैं कि इनके जो पिता थे, मतलब इनका नाम जो है ना बलवंत फड़के, तो कहते हैं इनकी मम्मी जो थी, मतलब इनके जो पापा थे, वो अनंतराव फड़के ने 1880 में पेशवा की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष किया था। और इन्होंने क्लर्क की नौकरी की थी। उसके बाद 1869 में उन्होंने जो है अपना लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो इन्होंने कर दिए थे। और कहते हैं कि माँ सरस्वती बाई जो है वो बहुत ज्यादा जब बीमार हो गई और जब उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, और जैसे ही घर गए तो उनकी मम्मी की जब डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से जो है इनका एकदम से इनका जो है माइंड चेंज हुआ। और फिर तब से जो है ये अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए थे। मतलब इनको लगने गया था कि ऐसी कौन सी नौकरी जहां मेरी मम्मी के बीमार होने पे, मैं बुलावा देने पे भी जो मैं घर नहीं जा पाया और मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो बस वो जो एक मोमेंट था, वो इनका एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जिसके बाद से जो है अंग्रेजों के वो अगेंस्ट इसके अंदर हो गए थे। और कहते हैं कि इनके बारे में भी एक स्टोरी काफी की जाती है। कहते हैं कि इनको जो है बंदूक चलाना जो है खुद नहीं आता था। और कहते हैं कि सड़क के पे जब ये चलते थे तो लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध बस ये, मतलब लोगों को भड़काते थे। ये खुद को बंदूक चलाना नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करते थे कि वो लोग आमू ओलों पे मारते थे। तो मतलब कहते हैं ना कि खुद माँ बोल बोल के पीछे हट जाते। तो उस टाइप से इनका था। और जगह जगह जाके जो है ये भाषण देते थे। और पहले जो थे इनको अंग्रेजी पढ़ना लिखना इनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन बहुत कोशिश की तो भी इनको नहीं आया। लेकिन बाद में जब सहयोग मिला तो उन्होंने जो अशिक्षित जो समाज था उसको उन्होंने संगठित किया। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि खुद तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो जो दूसरे जो असंगठित लोग, उन्होंने जो है इनको संगठन इनको किया। और कहते हैं धीरे धीरे जितने भी जो भोले भाले जो किसान थे उनके अंदर जो है देश प्रेम इन्होंने जागृत किया था। और धीरे धीरे इस तरह से उन्होंने एक सशस्त्र आंदोलन की योजना रखी। और जितने भी जो देश के जो धनी लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनसे शस्त्रों के लिए जो है उन्होंने इकोनॉमिकल सपोर्ट उनसे मांगा, ताकि जो है
उनको पता लगे कि हम देश के लिए कर रहे हैं। और जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थी वहां से इन्होंने जो है जो शास्त्रों को उन्हें लूट लिया था। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि जितने भी जो डाक तार व जो सिस्टम थे वो उन्होंने बंद करवा दिए थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर डाक तार ये और ये जो रेलवे सिस्टम को अगर रोक देंगे तो ये कम्युनिकेशन कैसे करेंगे अंग्रेज। तो उस कम्युनिकेशन को ही उन्होंने, मतलब स्मार्ट देखो उस टाइम पे, तो वो कम्युनिकेशन गैप फिर उन्होंने तोड़ दिया। जितनी भी जो डाक या तार की जो सेवाएं थी, जो रेलवे थे, वो सब इन्होंने जो है उनके कनेक्शन वगैरह तोड़ दिए। और जितने भी जो उनको लग रहा था कि हमारे लोग के जो कैदी हैं तो भारतवासियों को, वो सब ने छुड़वा लिया था। और फिर बाद में कहते हैं कि उन्होंने भारत में गणराज्य की स्थापना की जो है एक नींव रखी थी। अब सोचिए, गणराज्य हमने कब बोला था, 30s के अंदर, और ये गणराज्य की स्थापना यहीं पे हो चुकी देखते हैं। फड़के ने मई 1879 में ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि वह गरीब किसानों और दलितों के लिए अगर सस्ते अनाज की व्यवस्था नहीं करेगा, उनको नौकरी नहीं देगा, टैक्स के बोझ कम नहीं करेगा या यूरोपीय अधिकारियों को वेतन कम नहीं करेगा, तो हम लोग जो है एक आपके, उन्होंने एक धनेरी नाम का एक गांव था उसको उन्होंने पूरा लूट लिया था। मतलब बिल्कुल क्लियर जो है सारी चीज उन्होंने की थी। उसके बाद जो है रात को जब अचानक ही लोग कर रहे थे तो ये गिरफ्तार हो गए थे और फिर उन्हें निजाम सरकार ने उनको सपोर्ट किया था, जो निजाम थे उन्होंने सपोर्ट करके उनको कर दिया था। और कहते हैं कि इस दीवाने को डाकुओं के गिरोह का नेता और महारानी विक्टोरिया के खिलाफ विद्रोही के नाम से इनको बोला जाता था। और एक और स्टोरी इनके नाम पे की जा रही है। कहते हैं कि एक यूरोपीय महिला थी, एक यूरोपियन फीमेल थी। कहते हैं कि वो पूना के रेलवे स्टेशन पे जा रही थी, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल अशिक्षित थे, ठीक है, इनको किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं थी, ना इनको बंदूक चलाने नहीं आती थी, ना ये पढ़े लिखे थे, ना कुछ था, लेकिन फिर भी ये इतने इम्पोर्टेंट थे कि उन्होंने लोगों के अंदर जो है एक आग पैदा कर दी थी। तो कहते हैं कि एक वो आ रही थी, एक ऑफिसर की वाइफ आ रही थी, उन्होंने उनको वहां पे रेल पे जो है उनको गुलदस्ता दिया था और कहे से कहा कि आप जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बहुत बोले हैं, तो मैं विश करती हूँ कि आपकी को जो है सफलता मिले। और बाद में कहते हैं कि वासुदेव जो फड़के थे उनको देश से निकाल दिया गया था। और जब वो भागने लग गए थे वहां से, जब मतलब इनको जब देश निकाला दे रहे थे, तो जब भागने लग गए थे तो 17 फरवरी 1833 को उन्होंने एक अदन जेल का नाम था, अदन जेल, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और देश की जनता कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन 1 महीने बाद जो है उनके लोगों को पता चला था क्योंकि डेथ हो गई, उनको पता ही नहीं चला था। तो इस तरह से उनका जो मेन जो था वो मतलब एक बीज जो है उन्हें बो रहा था उस टाइम पे, जो एक 1857 की क्रांति में जो है एक वट वृक्ष का उसने नाम बन गया था। उसके बाद उनसे जितने भी शस्त्र उन्होंने इकट्ठे किए थे या सरकारी खजाने लूटे थे या युवकों को उन्होंने जो सैनिक शिक्षा दी थी, देशभक्ति की भावना पैदा की थी, ये उस कंक्लूजन के साथ में हम कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर सशस्त्र राष्ट्रवाद अगर हुआ तो उसके जनक जो है वो चापेकर बंधुओं को जो उनकी प्रेरणा मिली वो यहीं से थी। तो चापेकर बंधु कौन थे, जो हम बाद में हमने पढ़े थे, कौन थे बताइए, कौन से मूवमेंट थे चापेकर बंधु? सोच के बताइए। तो चापेकर बंधुओं के ये वो थे, और जैसे कहते हैं ना एक आइडल जो थे वो यहाँ से थे। तो ये थे आपके वासुदेव बलवंत फड़के। बहुत ही सिंपल से एक थे, अशिक्षित थे, बहुत ज्यादा इनको किसी कुछ नहीं आता था, लेकिन एक बस एक छोटा सा इंसिडेंट की नौकरी करते हुए जब इनकी मम्मी की डेथ हुई और इनको छुट्टी नहीं मिली तो ये अंग्रेजों के जो है खिलाफ हो गए। उसके बाद जो खिलाफ हुए थे उनका काम यही था कि क्योंकि अशिक्षित थे, इनको बंदूक कुछ ना नहीं, तो ये लोगों को भड़काने का काम करते थे, जगह जगह जाके जो है भाषण देते थे, लोगों को वो करते थे। और दो लोगों के अंदर जो ये बिलोंगिंगनेस ऑफ लव जो है या नेशन है वो जो है उन्होंने किया था। और जगह जगह से जो है ये लूटते थे, धन को लूटते थे और जो है अपने जितने भी युवा थे उनको सशस्त्र ट्रेनिंग ये देते थे। तो ये थे हमारे वासुदेव बलवंत फड़के। और ये छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था कुछ प्रमुख सशस्त्र विद्रोह, या जिसको कहते हैं आर्म रेबेलियन, जो छोटे छोटे से थे लेकिन काफी इंपॉर्टेंट थे। कुका पे और इन पे नाम आए हुए हैं। तो आज अगर समराइज में करूं तो ये थे सबसे पहले हमने पढ़ा वहाबी आंदोलन जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का था। सेकंड पढ़ा हमने संथालों का विद्रोह, संथाल जो कि आपकी प्लासी के युद्ध के बाद जो है आपके जंगल के जो लोग होते हैं वनवासी और जनजाति उनके साथ में था। तीसरा जो था वो था आपका कूका आंदोलन जो कि पंजाबी का था और इसको लीड किया था बालक सिंह के शिष्य जो है आपके राम सिंह ने। फिर फोर्थ जो हमने पढ़ा वो थे आपकी वासुदेव बलवंत फड़के, जो मतलब जो बाद में अगर हम कह सकते हैं कि चापेकर बंधु जो थे वो इनके
मतलब इनके शिष्य थे, वो उनके गुरु थे। तो ये खत्म हुआ आपका एक टॉपिक।